हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं फिर आ गई। बहुत व्यस्तता के बावजूद आज मैं फिर आई हूँ। समझ लो कि आजकल लगन चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उस पर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के सोचा कि कल तो मैं वीडियो नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं वीडियो ज़रूर दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो ठीक है, तो फिर आज हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोग को पता है कि पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये जल्दी से जल्दी तुम लोग का कंप्लीट करा दूँ, और जैसे ही ये ख़त्म होता है तो मैं फिर वक्त का लेके आऊँगी। ओके, तो फिर हम लोग देखें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के काव्यों का प्रधान भाषा थी। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी डिंगल पिंगल मिश्रित। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा कौन सी थी? डिंगल पिंगल मिश्रित। ओके, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन निप काज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद बरदाई। पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन निपकाय। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद बरदाई। ये उस समय का लग रहा है जैसे कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो तो लिखा था, बट पूरा नहीं किया था, और उसको वो अपने वो अपने पुत्र जल्हड़ को दिए, मतलब जल्हड़ ने ही उसको पूरा किया था। ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोग याद रखना। ओके, रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता हैं सोमेश्वर। जैसे कई पुस्तक में पृथ्वीराज के पिता का नाम अलग अलग दिया है, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो है तो उसमें पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। प्रकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा रचित है जटमल द्वारा। गोरा बादल की कथा रचित है, यानी कि किसने इसकी रचना की है? तो जटमल ने। नाथों की संख्या मानी गई है 9। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। पिछले जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उसमें इस सब का हम पूरा डिटेल में लिखे हैं, तो उस तथ्य को थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर उससे भी कहीं अंदर से क्वेश्चन पूछ ले। वैसे तो मैं ये सब जो क्वेश्चन पूछे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान देख लीजिएगा। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन से कवि थे? सरहपा। खुमार रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। खुमार रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता। वैसे तो विद्यापति की बहुत सारी रचनाएं हैं जो विद्यापति का हमने पढ़ाया है आदिकाल में, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन जो मेन है वो यही है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। बीसल देव के रचनाकार हैं नरपतनाल। बीसल देव के रचनाकार हैं नरपतनाल। विद्यापति आश्रित कवि थे, यानी कि किस राजा के आश्रय में ये कविताएं करते थे? तो किसके? शिव सिंह। विद्यापति आश्रित कवि थे शिव सिंह। बच्चों, ये ऐसा नहीं है कि केवल यूपी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ये अदर स्टेट के भी जो टीचिंग संबंधी एग्ज़ाम है उससे भी पूछे गए हैं। तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन कहीं से भी उठा ले रहा है, किसी अदर स्टेट का पेपर देख के उसमें से भी ले रहा है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वीराज अनुरक्त था संयोगता के प्रति। पृथ्वीराज की कहानी तो सभी लोग जानते होंगे, तो पता ही होगा कि संयोगता के प्रति वो अनुरक्त था। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, तो दोनों का योग हठ योग। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है, ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र, तो दोनों का योग। राउरवेली किस तरह की रचना है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंबू काव्य।
राउरवेली किस तरह की रचना है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। चंपू काव्य आप लोग समझते हैं, जो जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होता है तो उसे चंपू काव्य कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अक्सर। तो हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो कौन है? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। कथन को इसको फिर से थोड़ा दोबारा देख लीजिए आप लोग। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र। और भी कवि हैं, लेकिन मान लो ये तीनों मेन हैं, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिए इनको कि आदिकाल से संबंधित कवि हैं अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है, विद्याधर। जैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नहीं है, तो विद्यापति और विद्याधर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा इसको दिमाग में रखिएगा कि रासो ग्रंथकार नहीं है तो विद्याधर। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंत, रचनाकार कौन है? हेमचंद्र। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंत, रचनाकार है हेमचंद्र। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल। ये जो हम पीछे बोले हैं कि भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी महारा कंत, ये हेमचंद का है, लेकिन पीछे भी हम आदिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण पंक्ति दिए हैं उसमें भी होगा, और उसको थोड़ा पंक्ति और कथन जो है आदिकाल से संबंधित, तो आप लोग उसको पुराने वीडियो पे मेरे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वो हैं और ज़रूर उसमें से क्वेश्चन फंस सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को